गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने कल जो बताया था उसके आगे आज चलते हैं। बेसिकली कल हम लोग वर्क डन निकालना सीख रहे थे और वर्क डन किसी एक वेरिएबल फोर्स के लिए कैसे निकाला जाता है उसके क्वेश्चन हमने किए थे। अभी 2 क्वेश्चन और लेते हैं कि फिर उससे हम लोग आगे की चीज़ों को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स जब हम लोग निकाल लेते हैं तो फोर्स आपका पोजीशन के साथ भी वेरी कर सकता है और फोर्स आपका टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है। एक फोर्स पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, और एक क्वेश्चन रखा है कि जो फोर्स टाइम के साथ, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तब वहाँ पर वर्क डन कैसे निकालते हैं इस चीज़ को देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 जनवरी वाले में पूछा गया था और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अगर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ फोर्स एफ इज गिवन एज -xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, ये x गिवन है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और पॉइंट ए बी देखो हम इसको अगर ड्रॉ कर ले एक्स वाई एक्सिस पे तो इस तरीके से सपोज करो ये पॉइंट है आपका ए 1,0, ये पॉइंट ए है, और आपका दूसरा पॉइंट बी है जो वो आपका उसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,1। ठीक है, तो आपका ये होगा ए बी। तो आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको लिखने आता ही होगा कोऑर्डिनेट्स पे, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ए से बी जा रहा है तो इस लाइन सेगमेंट के अलोंग वर्क डन कितना होगा ये आपको निकालना है। देखो जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट एस वेक्टर या डी एस वेक्टर, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो फॉर वेरी स्मॉल वर्क डन जो हम लोग लिखेंगे एफ, ये डी एस वेक्टर हो जाएगा, एफ डॉट डी एस वेक्टर। एफ वेक्टर इज गिवन एज -xi कैप प्लस yj कैप, और डी एस वेक्टर मैंने लिखना सिखाया आपको, कैसे लिखते हो आप, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। अब बात अलग है कि यहाँ पर सिर्फ x y से ही काम हो जाएगा, आपको z की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर डॉट प्रोडक्ट निकालो इनका और डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i के साथ i, तो ये हो जाएगा -x dx, y के साथ j के साथ j के लिए तो प्लस y dy। ठीक है, आपका k तो है ही नहीं तो वो 0 दे देगा। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू आया। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट डी डब्ल्यू को। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन y dy। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि देखो x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है और y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है। x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट 1 to 0 जा रहा है और y कोऑर्डिनेट 0 to 1 जा रहा है। तो आप x का लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ लिमिट लगा सकते हो, 1 to 0, 1 to 0, और y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। देखो 0 से 1, तो ये 0 से 1। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन विल बी, ये आपका -x²/2 हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस ये हो जाएगा y²/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। सॉल्व कर लो इसको आप। तो 0 जब रखोगे तब तो आपका पूरा का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, अपर लिमिट से, लोअर लिमिट से ही वैल्यू आएगी। तो आपका आ जाएगा 0 माइनस आप रखोगे तो 1²/2 मतलब -1/2, ये आपका आ गया। इस पर लिमिट रखने पर, इस पर लिमिट वैल्यू पुट करोगे तो 0 पे लोअर लिमिट पे तो 0 ही जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट मिलेगा आपका 1/2। तो ये अल्टीमेटली कितना देगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 और प्लस 1/2, दैट विल कम्स अराउंड 1। ठीक है, तो वर्क डन आपका जो आएगा वो 1 यूनिट आएगा। वर्क डन कितना आएगा, 1 यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। समझ पा रहे हो आप? अब देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन है और हम लोगों ने बड़े इजीली ही सॉल्व कर लिया इसको। किसी को कोई दुविधा है इसमें? नहीं, कोई दुविधा यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप लोग, क्या रहा है कि द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t फॉर बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाई x = t³/3। अच्छा,
जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और टाइम कैसे वेरी कर रहा है, उनमें क्या आपका रिलेशन है वो दिया है, ठीक है। वेयर एक्स इज़ इन मीटर और टी इज़ इन सेकेंड, चलो ये बात बोलने वाली थी नहीं, बता दी, बड़ी अच्छी बात है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना आपका वर्क डन हो रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ समझने वाली ये बात है, कहीं फोर्स इज गिवन, कहीं फोर्स दिया है, नहीं, फोर्स तो दिया ही नहीं है, फोर्स तो दिया ही नहीं है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए जो वर्क डन होता है, जो आपका वर्क डन होता है, वो वर्क डन जो होता है आपका, वो होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से निकालते हो। मैंने स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट इसमें माना dx, देखो x डायरेक्शन में मोशन है, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना dx, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए जो स्मॉल वर्क होगा वो होगा f dx, कितना होगा f dx, कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए स्मॉल वर्क कितना होगा f dx। देखो फोर्स तो गिवन नहीं, तो फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, F बराबर m इंटू ए डी एक्स। यहाँ तक किसी भैया कोई दिक्कत? तो ये DW हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि मास इज गिवन, तो हमारे दिमाग में आया कि भाई इस फोर्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन को देखो dv बटे में dt लिख सकते हो, या एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v dv बटे में dx, v dv बटे में dx। कैसे? देखो यहीं पे dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर दो, तो dx बटे में dt कितना हो जाएगा, dx बटे में dt हो जाएगा v वेलोसिटी, और dv ये है ही, और बटे में dx, तो ये लिख सकते हो। तो उसको लिख देते हैं m v dv बाई dx, v dv बाई dx इंटू dx, इसलिए लिखा कि जिससे ये dx ये कट जाए, तो dx से dx कट गया। यहाँ तक किसी को दुविधा नहीं है। तो dw की वैल्यू आ गई, dw की वैल्यू आ गई mv dv। अब आइए देखो, हम लोग को x इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन गिवन है। तो यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें, मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है, यही तो वेलोसिटी होता है। ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 3, दैट इज आपका t स्क्वायर। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई t स्क्वायर। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो dv बटे में dt आ जाएगा, dv बटे में dt कितना हो जाएगा 2t, डिफ्रेंशिएट कर लिया 2t आ गया। या यहाँ से dv की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो 2t dt आ जाएगा, 2t इधर ले गए dt आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज़ को हम लोग यूज करने चल रहे हैं यहाँ पर। तो dw कितना लिख सकते हो, m की वैल्यू कितनी है, रख लेते हैं भाई 2 kg है। v कितना है भाई t स्क्वायर, तो t स्क्वायर रख लिया। dv कितना है 2t dt। अल्टीमेटली dw कितना आ गया 4t क्यूब dt, 4t क्यूब dt आ गया कि नहीं? बस अब काम हो गया। तो अब अगर वर्क डन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना है तो आपको dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड के लिए। तो 0 to 2 4t क्यूब dt। अब इसको इंटीग्रेट करो भाई, 4t क्यूब का कितना होता है t के पावर 4 बाई 4, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली t की पावर 4 बचेगा, तो 0 to 2, ठीक। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 2 to the power 4 माइनस 0 2 to the power 4 कितना होता है 16 जूल। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 16 जूल। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं वर्क डन फ्रॉम ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालते हैं। देखो हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें VT ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, फलाना ढिमकाना सब कुछ पढ़े थे, और उन ग्राफ से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग निकाल रहे थे। एरिया अंडर कर्व से बहुत सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। इन द वेरी सेम मैनर वर्क डन भी निकाला जा सकता है एरिया अंडर FX कर्व, एरिया अंडर FX कर्व। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो आपका ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं वर्क डन
फ्रॉम ग्राफ, वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, ये हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, किसको, एफ डी एक्स को, एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है उसको इंटीग्रेट एफ डी एक्स को करके निकाल सकते हैं। जैसे आप सपोज करो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है, इस तरीके से ये कर्व गिवन है। अब एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स, विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो एरिया अंडर एफ एक्स जो ग्राफ होगा, एरिया अंडर एफ मतलब फोर्स और एक्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये क्या देगा आपको, वर्क डन देगा। ये आपका क्या दे देगा, वर्क डन। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। इस पर आपको क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग वर्क डन बाय ए ग्राफ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बना रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो पॉइंट ए ये है, यहाँ से ये पॉइंट बी तक जा रहा है अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स, और जो फोर्स क्या है, वेरिंग मैग्नीट्यूड फोर्स का देखो बदलता रहा है। ये देखो ये फोर्स एक्सिस है और ये आपके डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मान लो, ठीक है। तो फोर्स क्या है, देखो पॉइंट ए पर पॉइंट के पर 10 न्यूटन है, लेकिन के के बाद फिर एल पर पहुँचने 15 न्यूटन, फिर आपका फोर्स जो है वेरी कर रहा है, तब वर्क डन निकालना है। अब ऐसी सिचुएशन में एरिया अंडर कर्व निकालने से आपका वर्क डन फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि जो ये आपका ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ किसके किसके बीच का है। मैंने आपको सिखाया कि जो वर्क डन निकालना है वो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व निकालना है, एफ एक्स ग्राफ या एफ एक्स कर्व, एफ एक्स ग्राफ लिख देते हैं, एफ एक्स ग्राफ निकालना है। तो संयोग बस ये एफ एक्स ग्राफ है भी, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा वही आपका वर्क डन देगा। बस यहाँ पर ध्यान देने ये वाली बात है कि अब देखो आप अगर इस आप ये जो आपका एक्स एक्सिस है, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, इसके ऊपर का जो एरिया है या इसके ऊपर देखो तो जो फोर्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स के नीचे जो आपकी फोर्स की वैल्यू है वो नेगेटिव है ना, ये आपके नेगेटिव वैल्यूज है ना, -5 -10 -20 मतलब 15 -20, ठीक है। तो ये नीचे फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है। नीचे फोर्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ऊपर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग जब आपका नेट वर्क डन निकालने लगेंगे तो ऊपर के एरिया को जोड़ेंगे और नीचे के एरिया को घटाएंगे। ऊपर का जो आएगा वो प्लस और नीचे का आएगा माइनस, तो ऊपर वाले में से नीचे को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, वो मैं पूरा का पूरा भी समझा सकता हूँ, लेकिन ध्यान से चलो अच्छा पूरा बता देता हूँ, फिर उसका डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा। देखो तो अगर आप एरिया निकालना चाहो, एरिया अंडर मतलब आपको वर्क डन निकालना है, तो आप देखो कैसे निकालोगे। आप इस एरिया को कैलकुलेट करो, ठीक है, आप इस एरिया को कैलकुलेट करो, आप इस एरिया को कैलकुलेट करो, आप इस एरिया को कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये तीनों एरिया जोड़ के और ये वाला एरिया घटा दोगे तो आपका नेट वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एरिया ये वाला आप देखो, ये वाला एरिया, तो ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ देखो, ये 1 यूनिट और ये 10 यूनिट, तो 1 × 10 ये आ गया, ठीक है। प्लस में लेना है नेक्स्ट। अगर इस एरिया को आप देखो, इस एरिया को, तो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2, ठीक है। पैरेलल साइड का एडिशन ऐड कर दो, पैरेलल साइड आपका ये दोनों ऐड करना हो तो ये 10 यूनिट, ये 15 यूनिट, तो 10 + 15 × हाइट, और हाइट कितना है 1 यूनिट, ठीक है। प्लस अगर इस एरिया को आप देखो, इस एरिया को, तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ, बेस इंटू हाइट, बेस 1, हाइट कितना है ये 15, तो 1 × 15। और इस एरिया को आपको घटाना होगा, इस एरिया को घटाना, क्यों घटा रहे हो आप, क्योंकि नीचे आपका फोर्स नेगेटिव है तो आपका वर्क भी नेगेटिव है, तो माइनस इस ये भी आपका एक ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस 1 और हाइट कितनी है 15, तो 1 × 15, ठीक है, 1 × 15। तो आप यहाँ से देखो, ये आपका ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। यही मैं डायरेक्टली कह रहा था कि ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों एरिया को जोड़ दोगे तो नेट आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से आएगा ये
ये क्या आएगा भाई 15 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20.5, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 22.5 जूल। 22.5 जूल ये आपका वर्क डन आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का वर्क डन आएगा 22.5 जूल। अब बच्चे इसी को टफ समझते हैं, इसमें क्या टफ है भाई, कुछ टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, अप्लाई करना है, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। अच्छा रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। अच्छा अब 5 kg ऑब्जेक्ट का जो मास दिया है दैट इज 5 kg, ठीक। एक्टेड अपॉन ओनली वन फोर्स एज इंडिकेटेड इन फिगर, एक फोर्स लग रहा है लेकिन फोर्स देखो आप, फोर्स वेरी कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, ये माइनस ले लेते हैं नेगेटिव दिखाने के लिए, और ये आपका देखो टाइम एक्सिस है। अब यहाँ पर दुविधा की बात यह है कि सर ये फोर्स टाइम ग्राफ है, फोर्स टाइम ग्राफ तो वर्क डन देता नहीं, हाँ नहीं देता, इसीलिए तो दिमाग लगाना, इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा देन द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, ये निकालना कैसे होगा भाई। अब एरिया यहाँ पर देखो निकालोगे भी, अगर एरिया आप यहाँ पर निकालोगे भी तो ये एरिया अंडर कर्व जब आप निकालोगे तो ये किसका आएगा, FT के अंदर का आएगा, किसके अंदर का आएगा, FT के अंदर आएगा, एरिया अंडर कर्व किसका आएगा FT। और अगर एरिया अंडर FT ग्राफ देखा जाए तो ये होता क्या है ये समझिए, एरिया अंडर FT ग्राफ होता क्या है ये समझिए। देखो आप इम्पल्स पढ़े हो, आई इम्पल्स, ये क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये क्या होता है, इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है। अच्छा फोर्स को आप लिख सकते हो डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P बाई डेल्टा टी भी, भाई न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है, ठीक है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये मोमेंटम का चेंज है, ठीक है, डेल्टा P बाई डेल्टा टी लिख सकते हो, डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो ये डेल्टा P मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो इम्पल्स को आप लिख सकते हो P फाइनल माइनस P इनिशियल, लिख सकते हो कि नहीं। अब एरिया अंडर FT ग्राफ क्या देता है, ये इम्पल्स देता है, और इम्पल्स को क्या लिखा जा सकता है भाई, इम्पल्स को क्या लिखा जा सकता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का जो डिफरेंस है, इसी को तो इम्पल्स लिखते हो आप। ये मैंने साइड में लिखना भी सिखाया कैसे लिखा जाता है। अच्छा अब ये इम्पल्स तो निकाल सकते हो किससे, इस एरिया से, एरिया अंडर कर्व से। अच्छा इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपकी इनिशियल मोमेंटम तो 0, मतलब PI तो आपका 0 होगा क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल मोमेंटम जो होगा वो सीधे सीधे इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। और इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व देखो तो अगर ये वाला एरिया निकाल के उसमें से अगर ये वाला एरिया घटा दो, आप ये वाला एरिया घटा दो तो आपका नेट इम्पल्स आ जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ऊपर वाला एरिया देखो, ऊपर वाले तो एक रेक्टेंगल बन रहा है 2 यूनिट और 20 यूनिट, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2। नीचे वाला एरिया देखो तो ये 10 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, लेकिन ये घटेगा इसमें क्योंकि नीचे है आपका, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10, ये 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना आ गया 30। अब निकालना आपको क्या है, निकालना है आपको वर्क डन, निकालना क्या है वर्क डन। अब देखो यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरी, बहुत जो आपका प्रिंसिपल है वो बहुत आपका काम आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन के इक्वल होता है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही आपका वर्क डन देगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही वर्क डन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही वर्क डन होता है, और मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही आपका उसका डिफरेंस ही वर्क डन देगा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और आपका हाफ mv² होता है ना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 तो आपका 0 हो जाएगा, तो मतलब जो फाइनली काइनेटिक एनर्जी होगी वही होगा। अब यहाँ पर आप समझो कि वेलोसिटी तो पता नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तब कैसे निकालोगे भाई। हाँ देखो कैसे निकालोगे, ध्यान समझो। आपको काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, P² बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू
पी स्क्वायर बाई 2m निकालने आता ही होगा, जो न निकालने आता तो आप दोनों का वैल्यू निकाल लो। मतलब देखो, आप देखो ऐसे निकाल ही देता हूँ आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। इसका स्क्वायर कर लो, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर, m स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, P स्क्वायर बाई m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब इस वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में रख दो। हाफ m वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई, P स्क्वायर बाई m स्क्वायर। इसी को सॉल्व, एक m से एक m कट जाएगा तो P स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, P स्क्वायर बाई 2m। इसी का यूज कर रहे हैं अब हम लोग। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। फाइनल मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। फाइनल मोमेंटम कितना आया, 30 आया। तो 30 इंटू 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर बाई 2m। m कितना है भाई, मास 5 है। मास कितना है, 5। तो ये 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा। तो 10 आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90 जूल। ये हमारा प्यारा सा आंसर आ गया 90 जूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो। अब देख रहे हो कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन आपके जेईई में, ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट को आपने एक जगह अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने चल रहे हैं वर्क डन बाई अ गैस। वर्क डन बाई अ गैस। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्क डन बाई गैस। कोई गैस है, जैसे मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है और इसमें कोई एक गैस भरी है। ठीक है, इसमें कोई आपकी एक गैस भरी है, सिलेंडर में कोई आपकी एक गैस भरी है और अभी इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। इस तरीके से यहाँ पर पिस्टन आपका है। ठीक है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। एरिया ऑफ पिस्टन मान लेते हैं, एरिया ऑफ पिस्टन ये है ए। एरिया ऑफ पिस्टन ए मान लिया। ठीक, अब मान लो अगर इस गैस को हम गर्म करें, ठीक है, इस गैस को अगर हम लोग गर्म करें तो गैस गर्म होगी तो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होगी तो ये पिस्टन को क्या करेगी, ढकेलेगी, धक्का देगी। और मान लो अब ये पिस्टन आपका कुछ यहाँ पर आ गया। अब आपका ये पिस्टन कुछ यहाँ पर आ गया, ये इतना मूव कर गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ये पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट ds है। तो इस गैस के द्वारा वर्क किया गया, इस गैस के द्वारा पिस्टन पर वर्क किया गया, तभी तो ये पिस्टन मूव करके यहाँ आया। तो वही गैस के द्वारा जो वर्क है वो वर्क निकालना है। मान लीजिए बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए जो छोटा सा वर्क डन है dw है, तो ये dw कितना आ जाएगा, dw कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds। अगर हम लोग एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले, ए से डिवाइड भी कर दे और मल्टीप्लाइड भी कर दे, तो एक ये देखो इस एरिया को इस f के नीचे लिख लेते हैं f बाई ए इंटू एरिया ये और इंटू ds। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया ये होता है प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया ये क्या होता है, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो ये प्रेशर आपका जो ये गैस लगा रही है पिस्टन पर वो हो गया, ये प्रेशर हो गया। एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। देखो पिस्टन का जो वॉल्यूम होगा ना, पिस्टन का जो वॉल्यूम होगा वो एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ds ये होगा वॉल्यूम। तो ADS क्या है, ये आपका पिस्टन का वॉल्यूम है। तो इसको लिख सकते हैं dv। ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम इसने जो कवर किया, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो छोटा सा वॉल्यूम कवर किया, तो इसको लिख सकते हैं dv। तो जो आपका dw आया वो कितना आया, Pdv आया। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो जो आपका छोटा सा वर्क डन आया वो क्या आया, Pdv आया। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, W निकालना है, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो Pdv को। ठीक है, तो ये वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन बाई गैस इंटीग्रेशन Pdv। ठीक है, इंटीग्रेशन Pdv। ये आप लोग आपका केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। अब इसी पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप कहोगे सर ये तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन करा दो। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में भी किया जा सकता है, लेकिन वर्क डन का क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी निपटा सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ सीख ही ली है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंजेस फ्रॉम P0 V0 to P0 by 4 V0 to V0 in a process PV square equals to constant. Find the work done by gas in this process. इस प्रोसेस में जो गैस द्वारा वर्क डन हो रहा है उसको फाइंड आउट करो, यही वो कह रहा है। वर्क डन बाई गैस पूछ रहा है। देखो वर्क डन बाई गैस अभी हमने निकाला कि क्या होता है, Pdv। ठीक है, इंटीग्रेशन Pdv। अब देखो
जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर देखो डी है, प्रेशर को अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लें, प्रेशर को अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लें, प्रेशर को अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लें तो इसको लिख सकते हैं P, या फिर ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू सी बाई वी स्क्वायर, ठीक है, P इक्वल्स टू सी बाई वी स्क्वायर। अच्छा, अब ये आपका जो प्रोसेस है ये इस पॉइंट के लिए भी फॉलो कर रहा होगा, इस पॉइंट के लिए भी फॉलो कर रहा होगा। तो अगर इसको हम फॉलो करा दें तो P नॉट वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू इतना रख सकते हैं हम लोग, सी की वैल्यू जहाँ भी जरूरत पड़ी इतना रख सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन P की जगह सी बाई वी स्क्वायर डी वी, ठीक है, सी बाई डी वी, ठीक है, अच्छा, सी बाई वी स्क्वायर डी वी। अब इंटीग्रेट इसको कहाँ से कहाँ करेंगे वो चीज़ हम लोग समझ पा रहे हैं। देखो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इस बात को समझो आप। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वी नॉट से टू वी नॉट, तो वॉल्यूम में यही आपका है, तो वी नॉट से टू वी नॉट, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, सी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/v हो जाएगा, -1/v, वी नॉट टू टू वी नॉट, ठीक है। सी की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है भाई, रखो वैल्यू -1/2 वी नॉट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/v नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी नॉट वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये इसमें से घटेगा 1/2 वी नॉट, ठीक है। वी नॉट से वी नॉट एक कट जाएगा तो पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 2, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा प्यारा सा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। अगर हम लोग बात करें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज डिपेंडिंग ऑन वर्क डन, ठीक है। अब अगर वर्क डन के हिसाब से देखा जाए तो इन दो फोर्सों में अंतर क्या होता है, ये देखिए। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जहां पर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो किसी क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन कितना होगा, 0। किसी क्लोज्ड पाथ के लिए, कोई इस तरीके से क्लोज्ड पाथ है आपका, और तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, यहीं से चल के आपका यहीं पे आ गया, एक क्लोज साइकिल बनी, तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा, 0। बट वो फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिकली जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये भी आपके, ये सारे जो फोर्सेस है ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपके कंजर्वेटिव इन नेचर है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन डिपेंडेंट ऑन पाथ। मतलब यहाँ पर वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड साइकिल, क्लोज्ड पाथ विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगर एग्जांपल देखे जाए तो हम लोग ले सकते हैं फ्रिक्शन को। हम लोग किसको लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप समझ पा रहे हो। अब देखो, जब अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट तो होगा नहीं। उसी पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन IIT JEE ने 2003 में बना रखा है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ W1, W2, W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम A to B along 3 आपका डिफरेंट पाथ। एक पाथ ये है, पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2, ये पाथ नंबर 3 है। ये आपके उसमें W1, W2, W3 वर्क डन है। फिर कह रहा है कि ये जो आपका पार्टिकल है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के में एक पार्टिकल मास m का है, उसके लिए आपको ये रिलेशन बताने हैं कि W1, W2 में क्या, W3 में क्या रिलेशन होगा। अब आप यहाँ पर ये चीज़ देखते ही आप इस बात को समझ गए, ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटी फोर्स कैसा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स
वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, तीनों रास्ते से वर्क डन आपका सेम होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब हम लोग अगली चीज़ देखने चल रहे हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? उतार लिया आप? चलिए हम लोग समझते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी को। वर्क डन बाई ग्रेविटी, देखिए वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर देखना है हमें तो देखो वर्क डन होता क्या है? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, वही आपका वर्क डन होता है। ठीक है, ये तो आप समझते ही हो। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी लेना है तो चलो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, मान लो एक ब्लॉक है मास m का, इसको ऊपर से फ्रीली छोड़ा जाता है और ये ग्राउंड पर आ रहा है और ग्राउंड पे आके इस तरीके से ये गिरता है। सपोज करो कि ये जो पार्टिकल है h हाइट तक गिरा, h हाइट तक अंडर ग्रेविटी गिरा, तो बताओ कि इस ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ, ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन हुआ। तो अगर आपको वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछा जाए, वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछा जाए तो ये निकालना होगा आपको। अब एक बात बताओ कि इस पार्टिकल पर या इस जो आपका ये बॉल या कुछ भी आप ले लो, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी फोर्स है, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नीचे की तरफ इसका मास ही लग रहा होगा, यही ग्रेविटी फोर्स। कितना? मास mg नीचे की तरफ, मास mg नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर? नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और इसके जो इस पर लगने वाला फोर्स, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, दोनों के बीच का एंगल जीरो, एक्यूट एंगल। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यही डिस्प्लेसमेंट h डिस्प्लेसमेंट, तो h mgh। तो इस केस में सपोज करो कि ये केस 1 है, तो इस केस में ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो आपका प्लस mgh होगा। ये डाउनवर्ड कंडीशन है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो कोई पार्टिकल अगर डाउनवर्ड आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी के कारण उस पर जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा, mgh। सपोज करो कि यही बॉल आपकी है, यही बॉल है, और इसको आपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, ग्राउंड से आपने ऊपर की तरफ फेंका, मान लीजिए h हाइट तक, h हाइट तक आपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी u से। अब इस केस 2 में, इस केस 2 में ग्रेविटी के कारण कितना वर्क होगा ये बताना है आपको, ग्रेविटी के कारण कितना वर्क होगा ये आपको बताना है। समझो आप, इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर के जाते समय फोर्स तो नीचे की तरफ ही लगेगा कि ये आपका भार है, वेट है, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगे ना भैया। तो वेट आपका नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ठीक ऑपोजिट 180 डिग्री पे ऊपर की ओर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है 180 डिग्री ऑपोजिट और फोर्स लग रहा है नीचे। ठीक है, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, आपका ऑप्टिव एंगल नेगेटिव वर्क डन मिलेगा, माइनस mg ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने का है? h। तो अपवर्ड अगर जा रही है, अपवर्ड जा रही है अगर कोई बॉडी, तो आपकी ग्रेविटी जो वर्क डन देगी वो माइनस mgh देगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। तो पाथ आपका इसमें डिपेंडेंट होता नहीं। तो मैं तीसरा केस यहाँ पर समझाने चल रहा हूँ। तीसरा केस देखिए, मान लीजिए इस तरीके से स्टेयर्स है, इस तरीके से स्टेयर्स है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं भैया, इसीलिए समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेयर्स थे। ठीक है, इसकी जो हाइट है सपोज करो ये h हाइट की थी। ठीक है, यहाँ से कोई एक पार्टिकल ऐसे फेंक दिया गया और ये शू करके यहाँ पर आ गया, ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे आ गिरा। ठीक है, अब ये चाहे ऐसे आए और चाहे ये ऐसे ऐसे आए, चाहे ये ऐसे ऐसे आए और चाहे सीधे ऐसे चले आए, चाहे सीधे चले आए, तीनों ही कंडीशन में जो ग्रेविटी के कारण वर्क डन होगा, जो ग्रेविटी के कारण वर्क डन होगा वो होगा प्लस mgh। भाई नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए प्लस और mgh। कैसे? कैसे? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होती है वो होती है कंजर्वेटिव इन नेचर, और कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वहाँ पर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। वर्क डन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। आप ऐसा समझो कि इस जो आपका ये पार्टिकल है इस पर हमेशा नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, और अल्टीमेटली आप देखो, अल्टीमेटली देखो तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। जैसे यहाँ से ये यहाँ भी चल के आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।